Good morning, students. Today I will start with the topic redemption of preference shares. This topic is very important. So please इसके नोट्स साथ साथ में बना लेना और इसके पॉइंट्स एक बार इकट्ठे कर लेना और साथ में डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में लिखा हुआ है, when the capital is raised by issuing redeemable preference share, it is to be paid back by the company to such shareholders after the expiry of the stipulated period, whether the company is to be wound up or not. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी शेयर्स हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिए इशू किए थे उसको एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद या कंपनी वाउंड अप होने के बाद हमें पैसे वापस करने होते हैं शेयर होल्डर को। तो पेपर में 15 मार्क्स का इसका थ्योरी का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो थ्योरी में अंडर सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट की प्रोविजन पूछी जाती है। तो अगर लिखा जाए कि एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में उसको एक्सप्लेन करना है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग क्या है और उसकी प्रोविजंस क्या है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको आगे कंसिडर करना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दो टाइप्स की करवा सकते हो, या तो एट पार होएगी या एट प्रीमियम होएगी। ठीक है, उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में 2 पॉइंट्स हैं। इसकी जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस रिगार्डिंग द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अंडर सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये प्रोविजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रोविजंस को ध्यान से सुनना। मैंने अभी बताया कि या तो रिडम्पशन एट पार हो सकती है या एट प्रीमियम हो सकती है। ठीक है, 2 ही केसेस होंगे, एट डिस्काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पर पहली प्रोविजन क्या है? फर्स्ट प्रोविजन है प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुली पेड अप। जब तक आपने प्रेफरेंस शेयर्स को तब तक रिडीम नहीं करना अगर वो फुली पेड अप नहीं है। अगर वो पार्टली पेड अप है तो सबसे पहले आप उसको फुली पेड अप करो, फिर आप उसको रिडीम कर सकते हो। उसका सेकंड केस है रिडम्पशन कैन बी डन आइदर। अब इसके 3 ऑप्शन है। तो पहली ऑप्शन क्या है? ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में यही पॉइंट कंसीडर होगा। ये फिर भी शेयर्स आपको फुली पेड अप दिए गए होंगे, पार्टी पेड अप बहुत रेयर होंगे, पर ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिडम्पशन कैन बी डन आइदर, पहला पॉइंट है, आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। मैंने शेयर्स वर्ड लिखा है, मैंने डिवेंचर वर्ड नहीं लिखा। कि अगर आपने रिडम्पशन करनी है तो रिडम्पशन करने के लिए आप या तो जो फंड रेज कर सकते हो या कैपिटल रेज कर सकते हो, आप या तो शेयर्स के थ्रू ही कर सकते हो, डिवेंचर्स के थ्रू नहीं कर सकते हो जो कैपिटल रेज करनी है। तो यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब क्या है? ये प्रोसीड्स वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसीड डज नॉट इंक्लूड प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू। इस प्रोसीड में प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं है। सेकेंड केस है, या तो आप आउट ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट्स कर सकते हो ऑफ द कंपनी। अब डिविजुअल प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? दैट डिविजुअल प्रॉफिट्स विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। जो आपके पास जो भी प्रॉफिट ऐसे हैं जो डिविडेंड पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, दैट इज नोन एज डिविजुअल प्रॉफिट। ये पेज नंबर 3.2 पे इसकी लिस्ट दी हुई है। और डिविजुअल प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज फ्री रिजर्व, इसको हम फ्री रिजर्व भी कहते हैं। या तो आप सारी रिडम्पशन प्रोसीड ऑफ द फ्रेश इशू में से कर सकते हो, या आप सारी रिडम्पशन डिविजुअल प्रॉफिट में से कर सकते हो, या तीसरा केस बनता है पार्टली आउट ऑफ द फ्रेश इशू और पार्टली आउट ऑफ द डिविजुअल प्रॉफिट। या फिर आप कह सकते हो कि मैंने कैपिटल कम इशू की तो पैसा और हमने रिडम्पशन के लिए यूज करना था, कम हो गया, तो हम डिविजुअल प्रॉफिट में से कर सकते हो। तो 3 केसेस आपने ध्यान से ये समझने हैं। इन तीनों केसेस के ऊपर मैं आपको एक अभी पहले एग्जांपल बनाई हुई है, मैंने उसको समझाऊंगा, फिर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये पहला केस बताया, सेकंड बताया, अब आ गया थर्ड केस क्या है कि अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पे रिडीम किए हैं, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स शुड बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम। तो ये प्रीमियम आपने कहाँ से राइट ऑफ करना है? या तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से करोगे, या आप सरप्लस में से कर सकते हो, या आप कोई भी फ्री रिजर्व में से कर सकते हो। फ्री रिजर्व का मैंने बताया पेज नंबर 3.2 पे आपको वो दिया हुआ है, तो आप एक बार लिस्ट जरूर पढ़ लेना। तो एक एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये तीनों केसेस पहले एक बार समझा देता हूँ डिटेल में। जो हमने ये अभी तीनों केसेस लिखे हैं, इन तीनों केसेस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये थर्ड केस करवा रहा हूँ कि पार्टली आउट ऑफ द फ्रेश इशू, पार्टली आउट ऑफ द डिविजुअल प्रॉफिट। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो ये दोनों तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखना आप कैसे करोगे। पहला लिखा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये मैंने एग्जांपल अपनी तरफ से बनाई है, बुक में क्वेश्चन नहीं है, तो प्लीज़ इसको एक बार समझना। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख, और सरप्लस आपके पास पड़ा है 15,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 2,000। ये सारा बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ओल्ड बैलेंस शीट में। फिर लिखा है नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि प्रेफरेंस शेयर जो है उनको रिडीम करना है, या तो एट पार करना है या एट प्रीमियम करना है। या तो आप पार पे रिडीम करोगे या आप प्रीमियम पे रिडीम करोगे।
और उसके पर्पज़ के लिए न्यू शेयर कैपिटल इन्होंने इशू की 9000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, और प्रीमियम है 10% प्रीमियम पे इशू किए हैं। तो एट पार एट प्रीमियम मैं दोनों केसेस बना दी। एट पार पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैं ये जूम कर रहा हूँ कि जो प्रेफरेंस शेयर मैंने रिडीम किए हैं वो एट पार पे किए हैं। तो एंट्री क्या आएगी, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो कैपिटल कितनी है 1 लाख, और तो मैंने लिखा है पार पे किया। पार का मतलब जितना पैसा लिया था उतना वापस कर रहे हैं। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 1 लाख रुपीज़। अब इस पर्पज़ के लिए हमने कैपिटल कितनी इशू की है, कैपिटल इशू की है, ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री कैपिटल इशू की है 9000, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये आ गया 90,000 रुपीज़। तो 90,000 की हमने कैपिटल इशू कर दी। अब हमने ये देखना है, तो मैंने लिखा था यहाँ पर पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि या तो पार्टली आउट ऑफ द फ्रेश इशू हो सकता है या पार्टली आउट ऑफ द डिविजुअल प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर आप चेक करो, हमने देखा कि कैपिटल कितनी रिडीम करनी थी 1 लाख, उसके अगेंस्ट हमने कितना इशू कर दिया 90,000। अब प्रोसीड्स का मैंने आपको मतलब बताया था, प्रोसीड का मतलब होता है कि प्रोसीड डजंट इंक्लूड प्रीमियम। मतलब अगर ये शेयर प्रीमियम पे इशू की हैं, अब देखो ये प्रीमियम पे था, ये केस मैं भूल गया प्रीमियम पे है, तो लिखो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 9,000, तो यहाँ पर 99,000 आएगा। तो यहाँ पर प्रीमियम आ गया। अब लिखा था मैंने पहली कंडीशन बताई थी कि अगर आप पार्टली आउट ऑफ द फ्रेश इशू, पार्टली आउट ऑफ द डिविजुअल प्रॉफिट। फ्रेश इशू का मतलब ये था, उसमें प्रोसीड्स वर्ड आता है, तो प्रोसीड्स का मतलब होता है उसमें प्रीमियम नहीं लेना। तो हमने यहाँ पर चेक करो, हमने 1 लाख की जो कैपिटल है उसके लिए कैपिटल इशू की, तो 90,000 हमने इशू किया, तो प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना। तो आप क्या करोगे कि इसका मतलब 10,000 रुपया हमारा कम पड़ रहा है, तो ये 10,000 कहाँ से करोगे, डिविजुअल प्रॉफिट में से, जो हमने ये केस किया था कि ये डिविजुअल प्रॉफिट में से आप करोगे। ठीक है, तो डिविजुअल प्रॉफिट्स की एंट्री क्या है, उसके लिए सरप्लस पड़ा हुआ है, तो आप एंट्री लिखोगे सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, दैट इज 10,000। जितना कम है उतना आप CRR क्रिएट कर दोगे। तो इसका वैसे इक्वेशन होती है, इक्वेशन कैसे बनती है, CRR इज इक्वल टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मैंने कैपिटल वर्ड लिखा है नॉट इंक्लूडिंग प्रीमियम, माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये 1 लाख है और ये 90,000 है और ये 10,000 आ गया। इसका मतलब पार्टली आउट ऑफ द शेयर एंड पार्टली आउट ऑफ द डिविजुअल प्रॉफिट। तो डिविजुअल प्रॉफिट में से जब आप करते हो कवर तो CRR क्रिएट होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये हम करेंगे अभी डिटेल में जब हम जनरल एंट्री कराऊंगा। CRR का मतलब क्या है वो बुक में भी लिखा हुआ है, वो वहाँ से मैं आपको लाइन पढ़ाऊंगा। अब ये केस आ गया। अब आ जाओ एट प्रीमियम, अगर हमने प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम पे रिडीम किए हैं तो एंट्री पहली क्या आएगी, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो ये 1 लाख है, हमने एड प्रीमियम है, लेट प्रीमियम है 10%, तो ये आ गया आपके पास आ गया 10,000 और ये आ गया 1,10,000 प्रीमियम रिडीम किए। तो सेकेंड एंट्री सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट 99,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 9,000, ये आ गया। अब आप चेक करो, मैंने बताया हमने कैपिटल में से कैपिटल देखनी है, हमें प्रीमियम का अलग पॉइंट है। तो आपके लिए जो एंट्री आएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR 10,000, तो ये 10,000 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये प्रीमियम पे है, तो ये प्रीमियम की मैंने एंट्री क्या बताई थी, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर शुड बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम या तो सरप्लस में से, पहली प्रेफरेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से करना है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कम पड़ता है तो हम सरप्लस या जनरल रिजर्व को यूज करेंगे। तो आप देखो कितना हमने प्रीमियम चाहिए 10,000, क्या पुराना प्रीमियम पड़ा था, यस 2,000, और कितना आ गया 9,000, टोटल कितना हो गया 11,000। तो 11,000 में से 10,000 यूज कर सकते हो। तो आप एंट्री आएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000। तो ये केस क्लियर हो गया कि CRR पार्टली आउट ऑफ द फ्रेश इशू, पार्टली आउट ऑफ द डिविजुअल प्रॉफिट, ये भी यहाँ पर, और प्रीमियम वाला केस भी मैंने बता दिया कि रिडम्पशन का प्रीमियम कैसे करना है। अब मैं आपको ये केस बता रहा हूँ। ये तो आ गया
अब ये केस क्या था कि फिर ये केस क्या बनता है कि आउट ऑफ द फ्रेश इशू, आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, ये मैं केस बता रहा हूँ। अगर CRR तब क्रिएट होता है अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख विदाउट प्रीमियम, प्रीमियम नहीं लेना इसमें, और इक्विटी शेयर कैपिटल आपने इशू करी 1,20,000, 1,20,000, तो अगर कैपिटल ज़्यादा है और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम है तो दैट मीन्स आपको डिविजिबल प्रॉफिट यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटल ज़्यादा इशू कर दी, उसी में से आपका बन जाएगा CRR नील हो जाएगा, यहाँ पर CRR नहीं क्रिएट होगा। मतलब CRR क्रिएट तब होता है अगर इक्विटी शेयर कैपिटल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कम होगी, ठीक है, तो CRR क्रिएट होगा, ठीक है। अब डिविजिबल प्रॉफिट, आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट कैसे, अगर कम क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल इशू ही नहीं की, कम फ्रेश इशू शेयर इशू ही नहीं किए हुए, ठीक है, मैंने शेयर बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर वो इशू नहीं किए हुए तो दैट मीन्स सारे का सारा किस में से करोगे, डिविजिबल प्रॉफिट में से। इसका मतलब तो इक्वेशन क्या बनी, CRR इज इक्वल टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या, नील, ये 1 लाख है, तो 1 लाख का 1 लाख आप कहाँ से इशू करोगे, CRR से, मतलब CRR क्रिएट करोगे, डिविजिबल प्रॉफिट में से क्रिएट करोगे। वो पार्टली क्या हो गया, पार्टली का मैंने केस बता दिया, तो ये केसेस क्लियर है। तो ये तो था बेसिक पॉइंट जो आपने अभी किया। अब हम कर रहे हैं इसकी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री प्लीज ध्यान से सुनना। तो मैंने जनरल एंट्री वैसे बुक में लिखी हुई है, तो मैं आपको एक बार फिर भी डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि विदाउट जनरल एंट्री आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पहला है कि अगर शेयर पार्टली पेड अप हैं तो सबसे पहले आप उसको फुली पेड अप में कन्वर्ट करो। इफ इट इज पार्टली पेड अप तो एंट्री क्या है, जैसे प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज़ का शेयर है, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, तो 2 रुपये पेंडिंग है, तो 2 रुपये की पहले कॉल मंगवाओ। तो कॉल की एंट्री आप सभी ने इक्विटी शेयर्स वाले चैप्टर में, शेयर कैपिटल के चैप्टर में पढ़ी हुई है +2 में। तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर पहले ड्यू किया, फिर रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। जैसे ही हमने फाइनल कॉल मंगवा ली, दैट मीन्स वो शेयर अब फुली पेड अप हो चुके हैं। तो फुली पेड अप के केस, अगर ये पहले ही शेयर फुली पेड अप है तो ये एंट्री नहीं आएगी, तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जब फुली पेड अप बन गए तो अब जैसे हमने पीछे किया कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम पे रिडीम किया तो प्रीमियम का एंट्री आ जाएगी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, अगर पार पे है तो प्रीमियम नहीं आएगा इसमें, ठीक है, तो प्रीमियम नहीं आएगा। सिंपल एंट्री क्या बनेगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर आगे अगर हमने न्यू शेयर कैपिटल इशू की है, या तो ऐड पार होगी या ऐड प्रीमियम होगी। तो अगर ऐड पार है या ऐड प्रीमियम है तो उसके अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो छोड़ दो। फिर आ गया कि ये वाला प्रीमियम कहाँ से कवर करना है, ये मैंने आपको बताया था अभी, थर्ड जो प्रोविजन हमने लिखी थी, पहली प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, सेकंड प्रेफरेंस सरप्लस है या जनरल रिजर्व है टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट हमने किया कि ये प्रीमियम कहाँ से एडजस्ट करना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद आ गया कि पार्टली आउट ऑफ द फ्रेश इशू, पार्टली आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। तो अगर कैपिटल कम है तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट यूज करने पड़ेंगे, तो उसके लिए CRR क्रिएट होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो इसकी मैं अभी लाइन पढ़ाता हूँ। इफ रिडम्पशन इज नॉट इज टू बी मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एनी फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। फिर आ गया कि अब हमने जब सारा कुछ यूज कर लिया, पेमेंट करनी है, पेमेंट के लिए अगर फंड नहीं है तो हमें लिक्विड एसेट्स को मार्केट में सेल करना पड़ेगा फॉर द मेकिंग द पेमेंट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट्स, ठीक है, टू सरप्लस अकाउंट। अगर लॉस हुआ तो लॉस डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई लिक्विड एसेट नहीं है जिसको आप सेल कर सको तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितना लोन लेना पड़ेगा, जितने की रिक्वायरमेंट है, जितने की फंड की आपको रिक्वायरमेंट है उतना लेना पड़ेगा। और लास्ट पे क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लास्ट पे आप उनको पेमेंट कर दोगे। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आपकी बुक में CRR के लिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, CRR की मैं आपको एक लाइन पढ़ा देता हूँ। तो CRR के लिए एक लाइन क्या लिखी हुई है, प्लीज़ इसको एक बार पढ़ना जरूर। ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट द टोटल ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ द शेयर्स आर द कैपिटल रिजर्व अकाउंट इफ रिडम्पशन इज कैरिड आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड पर्पज। और ऊपर लाइन लिखी है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज जस्ट लाइक द कैपिटल बिकॉज इट कैन ओनली बी यूज फॉर द इश्यू ऑफ फुली पेड अप ओनर शेयर। कि हम ये रिजर्व इसलिए बनाते हैं कि हम इससे आगे दोबारा कैपिटल रेज कर पाए।
जो हमने अभी कैपिटल कम की है मतलब रिडीम की है उसके अगेंस्ट CRR क्रिएट किया, तो इसी CRR के अगेंस्ट हम न्यू कैपिटल रेज कर सकते हैं थ्रू दी फुली पेड अप बोनस शेयर। ये आपने सभी ने राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर के चैप्टर में पढ़ा था कि फुली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए सबसे पहले CRR को यूज किया जाता है। ये CRR सिर्फ कैपिटल जनरेट करने के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है। तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर है 7th, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7th एंड 8th ये दो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। मैं आपको ये 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 7th, 8th एंड 16th। अगर आपको ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं तो दैट मीन्स आप प्रेफरेंस शेयर्स के काफ़ी पॉइंट्स कवर कर पाओगे। तो आपने जो चैप्टर ये कवर करना है 16th क्वेश्चन तक आपने कवर करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर लाइन में वेयर बैंक लोन इज टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस। यहाँ पर लिखा है कि बैंक लोन लेना पड़ेगा 7 क्वेश्चन में, और ये बैलेंस शीट बनी हुई है, नीचे लिखा है। और यहाँ पर आप चेक करो 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, क्या ये पार्टली पेड अप है? नहीं, ये फुली पेड अप है, ठीक है। फिर ये लिखा है कि डिवेंचर्स दिए हुए हैं, नीचे लिखा है बोथ दी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स वर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड इन्होंने ये स्टेप लिए इनको रिडीम करने के लिए। कहते हैं कैपिटल इशू कर दी, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया और बैंक लोन जितना बनता उतना ले लो, और रिडम्पशन वाज ड्यूली कैरिड आउट। जनरल एंट्री पास ऑन करो, बैलेंस शीट बनाओ। मैं अभी आपको ना बैलेंस शीट नहीं करवा रहा हूँ, आपको सिर्फ जनरल एंट्री वाला पार्ट करवा रहा हूँ। बैलेंस शीट तो बहुत ईजी है, उसकी मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा, आप उसमें से देख के एक बार करना जरूर। तो सबसे पहले जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 7, तो 7th में लिखा था, द फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ था उन्होंने 7th में कि बोथ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स वर ड्यू फॉर द रिडम्पशन, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को क्या लिखा है कि प्रीमियम पे रिडीम किए हमने, दैट मीन्स एट पार पे रिडीम किए हैं। तो आप लिखोगे 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप खुद लिखना। तो दैट इज ₹3 लाख, ये 3 लाख रुपीज़ आ गया, ये आ गई फर्स्ट। अब डिवेंचर्स को भी हमने रिडीम करना है, तो डिवेंचर्स के लिए एंट्री डालो 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर। तो कितने के डिवेंचर्स हैं? 3 लाख, ठीक है, ये भी हो गया। थर्ड एंट्री क्या आएगी कि क्या हमने इक्विटी शेयर इशू किए हैं? यस किए हैं। 2000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, प्रीमियम कितना है? 10%, तो 2 लाख का 10% हो गया 20,000। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो कैपिटल है आपके पास 2 लाख और प्रीमियम है 20,000, तो ये आ गया 2,20,000, ये आ गया। अब मैंने केस पढ़ाया था कि आउट ऑफ दी पार्टली आउट ऑफ द फ्रेश इशू, पार्टली आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। अब आप देख के बताओ कि इस क्वेश्चन में पार्टली आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट है, पार्टली आउट ऑफ द कैपिटल है? चेक करो, मैंने क्या बताया था, CRR कब क्रिएट होता है? CRR इज इक्वल टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप चेक करो कैपिटल कितनी है रिडीमेबल? 3 लाख। क्या उसके अगेंस्ट ज़्यादा कैपिटल इशू की है? नहीं। प्रीमियम नहीं लेना, प्रोसीड्स वर्ड बोला था मैंने, प्रोसीड मतलब प्रीमियम नहीं लेना। तो कितनी कैपिटल इशू की है? 2 लाख। तो दैट मीन्स ये है 3 लाख और ये है 2 लाख, तो दैट मीन्स 1 लाख का CRR आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 लाख का CRR क्रिएट करना पड़ेगा। तो 1 लाख के CRR की मैं एंट्री आपको बताऊंगा। तो फोर्थ पॉइंट आ गया, CRR कैसे क्रिएट करना है। CRR किस में से करते थे? हमने अभी पढ़ा था, या तो हम जो भी फ्री रिजर्व है, ठीक है, जो भी अवेलेबल फॉर डिविडेंड है। अगर आप चेक करोगे कैपिटल रिजर्व यूज नहीं होता CRR क्रिएट करने के लिए, याद रखना। कैपिटल रिजर्व ये ऊपर पेज नंबर 3.2 पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना एक बार। कैपिटल रिजर्व यूज नहीं होता है CRR क्रिएट करने के लिए। रेवेन्यू रिजर्व यूज करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज नहीं करना CRR अकाउंट को बनाने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है? रेवेन्यू रिजर्व। तो एंट्री क्या बनी? रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो ये हमने क्रिएट किया 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू रिजर्व आ गया।
अब यहाँ पर रेवेन्यू रिजर्व, अब आप चेक करो 3 लाख था, 2 लाख के ये इशू कर दिया, 1 लाख का हमने CRR में से क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इन्वेस्टमेंट बेची है। तो इन्वेस्टमेंट बेची, इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 1 लाख रुपए की, हमने कितने में बेची 90,000, तो 10,000 रुपीज़ का हमें लॉस हो गया। तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर आ जाएगा कितने में बेचा 90,000, सरप्लस अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो ये आ गया 1 लाख रुपीज़। क्या यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब आप चेक करो, हमने इक्विटी शेयर इशू कर दिए, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, इन्वेस्टमेंट को भेज दिया। अब पॉइंट आता है, क्वेश्चन में लिखा था इफ इट अरेंज्ड अ बैंक लोन टू दी एक्सटेंड नेसेसरी, क्यों लोन लेना पड़ेगा अभी। लोन के लिए मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ, मैं यहीं पर ही वर्किंग नोट बना रहा हूँ। तो वर्किंग नोट क्या है कि हमें लोन क्यों लेना पड़ेगा, हम लिखेंगे अमाउंट और कैश अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स। हमने देखना कि पहले कैश कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, पहले चेक करो बुक में कैश था, यस 2 लाख रुपीज़ का कैश पड़ा हुआ था, 2 लाख था, और कैश कहाँ से आ गया हमारे पास, प्लस हमने शेयर इशू किए, वहाँ से कैश आ गया बैंक, ठीक है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल से कैश आ गया, कितना कैश आ गया 2,20,000, प्रीमियम प्लस करके आएगा। फिर और कैश आया, यस हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा, इन्वेस्टमेंट को बेच के कैश आ गया, मतलब एक तरीके से आपने कैश अकाउंट बनाना है 90,000। तो कितना कैश अवेलेबल है आपके पास, टोटल है 5,10,000, ठीक है। अमाउंट अवेलेबल इतनी है, अमाउंट रिक्वायर्ड कितनी है, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर प्रेफरेंस एंड डिवेंचर होल्डर। अब प्रेफरेंस होल्डर को कितना देना था 3 लाख, डिवेंचर होल्डर को कितना देना था 3 लाख, टोटल कितना देना है 6 लाख। हमारे पास तो कैश है ही नहीं है, इसका मतलब 90,000 हमारे पास कैश कम पड़ा हुआ है। तो ये कैश कहाँ से आएगा, उन्होंने लिखा था इट अरेंज्ड अ बैंक लोन टू द एक्सटेंट नेसेसरी। अगर कैश ये अवेलेबल ज़्यादा होता और ये कम होता तो दैट मीन्स हम लोन ना लेते, हम लिखते कि हमारे पास अवेलेबल कैश इज ग्रेटर देन द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, अपने लोन लिया तो लोन की एंट्री मैंने आपको बताई थी पीछे केस में कि जब आप लोन लोगे तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो ये एंट्री डालेंगे हम, तो 6th एंट्री आएगी, 6th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन दैट इज 90,000, ठीक है। लास्ट पे क्या करोगे, जब पैसा सब कुछ आ गया आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। पेमेंट की एंट्री क्या आएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, टू बैंक। तो 3 लाख रुपीज़ ये आ गया, 3 लाख रुपीज़ यहाँ पर आ गया, और 6 लाख रुपीज़ की हमने पेमेंट कर दी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपने इसकी बैलेंस शीट खुद बनानी है, बैलेंस शीट कुछ नहीं है, बैलेंस शीट बहुत इजी है, आप एक बार इसको खुद ट्राई करना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल में अगर क्वेश्चन आया पेपर में तो 8 या 16 दोनों में से ऐसा ही आता है क्वेश्चन, तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझना एक बार। अब 8th क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, तो 8th क्वेश्चन का जो पॉइंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वहाँ पर मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ा दूँ एक बार, स्टेटमेंट ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन समझना एक बार भी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है 8th क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन में लिखा है कि स्पॉटलाइट लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास बैलेंस शीट दी हुई है। चलो बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, एक तो शेयर कैपिटल है 4 लाख रुपए की, और उसकी आपको कैपिटल दी हुई है 40 लाख, ठीक है, 4 लाख है 10, और प्रेफरेंस शेयर है 60,000, 20 ईच फुली पेड अप। क्या ये पार्टी पेड अप है, नहीं। अगर पार्टी पेड अप नहीं है तो दैट मीन्स पहली एंट्री पार्टी पेड अप वाली नहीं आएगी, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर क्या आ गया, फिर आ गया रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं, उसमें सिर्फ सरप्लस है, क्रेडिटर्स हैं, और ये एसेट दिए हुए हैं। नीचे क्या पॉइंट लिखा है, कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को बेच दो 3 लाख रुपए में, और टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैलेंस इन सरप्लस अकाउंट 2 लाख। कहता है कि सरप्लस का 2 लाख रुपया यूज नहीं करना, उसको छोड़कर बाकी यूज कर लो।
रिडम्पशन पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी उन्होंने कि इतना पैसा आपने, इतना सरप्लस अपने पास रखना ही रखना है, इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। फिर लिखा कि टू इशू सफिशिएंट इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम टू रेज द बैलेंस, और फिर लिख दिया एंड द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, बट आपको ये बता दिया कि सरप्लस कितना यूज कर सकते हो। तो दैट मीन्स अगर आपको सरप्लस पता है कितना यूज कर सकते हो, तो दैट मीन्स आपको CRR पता है कितना यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया पॉइंट। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप कितना सरप्लस यूज कर सकते हो, छोड़कर कितना सरप्लस आप यूज कर सकते हो। दैट मीन्स आपको बताया गया है कि आप कितना CRR यूज कर सकते हो, CRR पर्पज के लिए सरप्लस को यूज कर सकते हो। तो वहां से हम इक्विटी शेयर निकालेंगे। लिखा प्रेफरेंस शेयर रिडीम एंड द ड्यू डेट एंड इक्विटी शेयर आर फुली सब्सक्राइब, ठीक है। और कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में कि प्रीमियम पे रिडीम की है, कुछ नहीं लिखा हुआ। बाकी हम क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। तो पहली जो हम एंट्री डालते हैं, फर्स्ट एंट्री, पहली एंट्री क्या आएगी? फर्स्ट एंट्री बताओ। फर्स्ट एंट्री मैं लिख रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की। तो एंट्री बनी, फर्स्ट एंट्री 8% रिडीमेबल, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम पे तो किया नहीं रिडीम, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड द अमाउंट इज 12 लाख। चेक कर लो, 12 लाख की हैं टोटल, 12 लाख। तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, पहली एंट्री। सेकंड, इन्वेस्टमेंट बेची है, पहले मैं इन्वेस्टमेंट की एंट्री डाल देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में बेची? 3 लाख में। इन्वेस्टमेंट है कितनी थी? 3.5 लाख की। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट थी 3.5 लाख की। तो दैट मीन्स हमने लॉस पे बेच दी है। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमारी ख़त्म होगी 3.5 लाख रुपए की। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम पहले वर्किंग नोट पे आते हैं। तो वर्किंग नोट बेटा प्लीज़ ध्यान से सुनना। अब इसका वर्किंग नोट अगर आपको क्लियर हो गया, तो वर्किंग नोट क्या है, मैं इसके बीच में बना रहा हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। वर्किंग नोट, सरप्लस अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो पहले देखो सरप्लस, ये तो हेडिंग बन गया, ये में फिर लिखोगे सरप्लस इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कितना है? तो बैलेंस शीट में अगर आप चेक करोगे सरप्लस दिया हुआ है 7 लाख रुपीज़। चेक कर लो, 7 लाख रुपीज़ है। तो सरप्लस है 7 लाख। उसमें से कितना सरप्लस हमने इन्वेस्टमेंट के लॉस का में यूज़ कर लिया? तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें से 50,000 का हमारा लॉस हो गया। फिर सरप्लस केप्ट फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए उन्होंने क्या लिखा था नीचे एडजस्टमेंट में कि इतना सरप्लस आपने रखना ही रखना है, 2 लाख रुपीज़ का। तो दैट मीन ये सरप्लस मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं कितना मेरे पास सरप्लस रह गया फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सरप्लस अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। तो ये हो गया 4,50,000 का। ये पॉइंट क्लियर हो गया। 4.5 लाख का आपके पास सरप्लस अवेलेबल है जो आपने प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन लिए यूज़ कर सकते हो। अब आ गया, तो क्वेश्चन में लिखा था टू इशू सफिशिएंट इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम 2 पर शेयर, रेज अ बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड, जितना फंड रिक्वायर्ड है। अब मैंने बताया था CRR इज इक्वल टू क्या होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? ऊपर लिखा हुआ था 12 लाख, ये देखो 12 लाख, तो मैंने लिख दिया 12 लाख। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल पता है? नो, ये तो पता करनी है हमने। अब ये क्वेश्चन रिवर्स चल रहा है। अभी तक हमने क्वेश्चन किया, ये पता होता था ये निकालते थे, अब ये पता है ये निकालना है, रिवर्स। तो दैट मीन ये सरप्लस अवेलेबल है पूरा, तो दैट मीन सारा सरप्लस हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि बाकी हमने 50,000 यूज़ कर लिया इन्वेस्टमेंट वाला, 2 लाख फ्यूचर पर्पज़ के लिए रख लिया। तो दैट मीन बचा गया 4.5 लाख, ये प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, कुछ और कोई लिखा नहीं हुआ। तो बाकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल आई, तो ये प्रोसीड्स होती है, मैंने आपको बताया था।
तो प्रोसीड्स में प्रीमियम नहीं होता इंक्लूडेड, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई 7,50,000 की। एनी डाउट यहाँ तक? तो आपके पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल आ चुकी है, तो ये कैपिटल आ गई है 7,50,000 रुपीज़ की, जो आपको इशू करनी है इक्विटी शेयर कैपिटल पर्पज़ के लिए। तो इसमें प्रीमियम नहीं है। तो क्वेश्चन में लिखा था कि जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल आपने इशू करनी है तो वो प्रीमियम के ऊपर है। तो आप चेक करो, लिखा हुआ था 2 रुपीज़ प्रीमियम, 10 रुपये की नॉमिनल है। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ शेयर निकाल लो। सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 7,50,000 डिवाइड बाय 10, 75,000। तो 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कैपिटल आ जाएगी, 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग प्रीमियम आ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? एंट्री आप लिखोगे, थर्ड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये 10 रुपीज़ का आ गया, ये 2 रुपीज़ का आ गया, तो ये आ गया 7.5 लाख, और ये आ गया 1,50,000, तो ये आ गया 9 लाख। एनी डाउट? तो आप चेक करो, 12 लाख माइनस 7,50,000 वही 4,50,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन में और कोई पॉइंट नहीं है, पार्टली आउट ऑफ द फ्रेश इशू, पार्टली आउट ऑफ द रिजर्व। CRR की एंट्री डालनी है। अब हमने CRR की एंट्री डालेंगे, वैसे वो पहले ही डाल देनी चाहिए थी, चलो अब नहीं डाली तो हम अब डाल देते हैं। फोर्थ पॉइंट आएगा, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, अमाउंट इज 4,50,000। ये पॉइंट आ गया। फिफ्थ क्या होगा? जब हमने सारी कैपिटल इशू कर दी, रिडम्पशन की एंट्री डाल दी, शेयर इशू कर दिए, सारा पॉइंट्स हो गया, और प्रेफरेंस शेयर्स वाला पॉइंट भी हो गया, शेयर कैपिटल वाला पॉइंट भी हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर्स जब आप चेक करोगे, क्या हमने प्रीमियम पर रिडीम करने को कहा गया है? एक बार वो एंट्री दोबारा देख लेते हैं, मेरे ख्याल से प्रीमियम लिखा हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, ये ऊपर वाली लाइन में लिखा था, द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम एट अ प्रीमियम 5%, प्रीमियम के ऊपर है, ये लाइन लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैं एंट्री चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी टू प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये प्रीमियम आ गया 60,000 रुपीज़, तो यहाँ पर 12,60,000 आ जाएगा। ठीक है, 12,60,000 प्रीमियम था उस क्वेश्चन में। अब ये प्रीमियम कहाँ से यूज़ करना है? तो मैंने बताया था, ये प्रीमियम या तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम में से यूज़ करोगे, तो बैलेंस शीट में आप चेक करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम हमने न्यू शेयर इशू करके आ गया? यस। तो आप एंट्री डालोगे, एंट्री लिखो इसकी, फिफ्थ एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 60,000 रुपीज़। और लास्ट पे क्या करोगे? सब कुछ हो गया। लास्ट एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 12 लाख। ये एंट्री ऊपर गलत हो गई है, ये मैं एंट्री ठीक कर दूँ, 1 मिनट। ये एंट्री ऊपर आएगी, प्रीमियम है ना, ये मैंने इशू वाला पॉइंट डाल दिया। तो यहाँ पर आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 60,000, ये 12 लाख ही रहेगा, ये 12,60,000 हो जाएगा। मैंने इशू वाला पॉइंट डाल दिया, रिडम्पशन वाली एंट्री है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू 12,60,000। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था कि जिस क्वेश्चन में सरप्लस का बैलेंस इतना रखना है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो ये क्लियर है सभी को। अब मैं दूसरा करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको करने के बाद आप 16 तक क्वेश्चन कर पाओगे, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, बट 16 तक आप खुद कर पाओगे। तो 16 की एक बार स्टेटमेंट मैं पढ़ा देता हूँ आपको, उसमें क्या कंडीशन लगाई हुई है उन्होंने। 16 में थोड़ी सी अलग कंडीशन है, यस, ये ध्यान से समझना कंडीशन 16 क्वेश्चन की। 16 में लिखा है कि ये बैलेंस शीट दी है, प्रेफरेंस शेयर देखो फुली पेड अप है। अगर वो फुली पेड अप है दैट मीन्स पहली एंट्री नहीं आएगी, पार्टी पेड अप टू फुली पेड अप वाली। इक्विटी शेयर है, सब कुछ दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर कहता है प्रीमियम पे रिडीम करने हैं, 7.5% प्रीमियम पे है। इन्वेस्टमेंट को भेज दिया 2,60,000। कहता है टू फाइनांस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड
कहता है नंबर ऑफ शेयर इशू करो। ये भी वही क्वेश्चन है कि वहां पर भी नंबर ऑफ शेयर नहीं पता थे, यहाँ पर भी नहीं पता। 1 रुपया प्रीमियम पर शेयर है और एंड रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड। बट यहाँ पर सरप्लस वाला पॉइंट यहाँ पर लिख दिया मिनिमम बैंक बैलेंस इज टू बी रिटेन्ड एट ₹10,000। वहां पर था सरप्लस इज टू बी रिटेन्ड। अगर सरप्लस लिखा हो तो क्वेश्चन वैसे करना है, अगर बैंक बैलेंस इज टू बी रिटेन लिखा हो तो क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड और वो लिख दिया इक्विटी फुली वर रिडीम। ठीक है, तो ये अगर 2 केसेस आपको क्लियर हो जाते हैं तो क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट 16 क्वेश्चन में, हाँ जी बेटा पहला पॉइंट ध्यान से समझना। यस, पहली एंट्री फर्स्ट लिखो 9% नहीं, ये है 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,50,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। अब ये प्रीमियम पे रिडीम किए हैं, अकाउंट डेबिट 7.5% प्रीमियम है, लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ये देखो 7.5%, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7.5% प्रीमियम पर रिडीम किया था। तो इसका जो प्रीमियम बनेगा वो बन रहा है 48,750 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, तो ये आ गया 698,750। ठीक है, ये एंट्री आ गई, पहला केस आ गया। सेकंड केस क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट बेचने की हम एंट्री डाल देते हैं क्योंकि इसमें लिखा था मिनिमम बैंक बैलेंस इज टू बी रिटेन्ड, तो मैं मिनिमम बैंक बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन को समझेंगे। सेकंड एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, सो बैंक कितना था, कितने में बेचा हमने 2,60,000 और इन्वेस्टमेंट की अगर आप वैल्यू चेक करोगे वो 2,75,000, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट, तो सरप्लस है आपके पास कितना कम हो गया 275 15,000 का टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,75,000। ठीक है, अब आ जाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू को निकालने के लिए पॉइंट, वो पॉइंट आपने एक बार समझना है। वर्किंग नोट मैं इसके बीच में बता रहा हूँ, हाँ जी। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, मैंने वर्ड अमाउंट लिखा है, अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहले लिखो कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक दिया हुआ है 67,500, कैश एट बैंक है 67,500, और कैश कहाँ से आ गया, हमने ये बेचा प्लस इन्वेस्टमेंट सोल्ड 2,60,000। ठीक है, ये आ गया माइनस कितनी अमाउंट हमने रखना ही रखना है, माइनस मिनिमम बैंक बैलेंस इज टू बी मेंटेन, ये बैलेंस कहते हैं यूज नहीं कर सकते, टू बी रिटेन्ड 10,500। तो दैट मीन्स आप कितना पैसा यूज कर सकते हो, अगर आप इसको लेस करोगे 310, ये आ जाएगा 3,17,000, मतलब इतना पैसा आप प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, पेमेंट। ठीक है, अमाउंट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब आप ये बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना कितना था हमने 6,90,000, सो अमाउंट रिक्वायर्ड, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड कितनी है हमारे पास, नहीं पहले अमाउंट रिक्वायर्ड निकालेंगे हम। अब अमाउंट रिक्वायर्ड कितनी चाहिए हमें, तो अमाउंट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या है, सो अमाउंट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितनी पेमेंट करनी है 6,98,750 माइनस कितना अवेलेबल है। ठीक है, तो दोनों को अगर आप लेस करोगे तो इतना कैश हमारे पास कम पड़ रहा है, इतना कैश हमारे पास कम पड़ रहा है। अब आप ये बताओ अगर ये कैश कम पड़ रहा है तो ये कैश कहाँ से आएगा, इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो इक्विटी शेयर, अब आप ये बताओ इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, क्यों, क्योंकि हमने पेमेंट करनी थी, पेमेंट में प्रीमियम को भी पेमेंट करते हैं हम, तो दैट मीन्स इसमें भी अब ये जो है
इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में लिखा था कि जो न्यू शेयर इशू करने हैं वो एट अ प्रीमियम पे करने हैं, ₹1 पर शेयर। तो अगर आप देखोगे जो नॉर्मल इक्विटी शेयर कैपिटल का जो रेट है बैलेंस शीट में दिया हुआ ₹5 पर शेयर है। तो इसका मतलब 5 + 1 क्या हो गया, ₹6 पर शेयर। तो आप यहाँ से आप निकालोगे, फाइंड आउट करोगे। सो द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू 381,750 डिवाइड बाई 6, क्योंकि इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो 6 के साथ डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 63625 शेयर्स। तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कैपिटल आ जाएगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्रीमियम आ जाएगा। देखो वहां पर पिछले क्वेश्चन में सरप्लस वाला पॉइंट था, इसमें बैंक बैलेंस वाला पॉइंट है, एंड दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जैसे ही कैपिटल आ गई तो आप पहले कैपिटल की एंट्री डालोगे। तो आप एंट्री लिखोगे, थर्ड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बनती है, अगर आप चेक करोगे ये बन रही है टोटल 2 लाख, नहीं ये बन रही है 3,18,125, 3,18,125, और ये है 63625, और ये 381,750। अब हमने निकालना है CRR। तो CRR का पॉइंट क्या होता था, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विदाउट प्रीमियम लेनी है, 6.5 लाख है, और इक्विटी कितनी है विदाउट प्रीमियम 318,125। क्या ये फुल आउट ऑफ द इशू है, नो, पार्टली आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ द फ्रेश इक्विटी शेयर एंड पार्टली आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज CRR 331,875 रुपीज़। इतना आपको CRR गेट करना पड़ेगा। अब CRR किस में से आता है, डिविजुअल प्रॉफिट में से। तो डिविजुअल प्रॉफिट्स आप चेक करोगे क्वेश्चन में, डिविजुअल प्रॉफिट्स आपके पास अवेलेबल है, या तो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है और या सरप्लस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले आप सरप्लस को यूज कर लो। अब देखो सरप्लस कितना पड़ा है, सरप्लस आपके पास है पड़ा हुआ क्वेश्चन में 2 लाख। पहले सरप्लस को मैं यूज कर रहा हूँ, सरप्लस अकाउंट डेबिट। देखो सरप्लस था 2,60,000 का, इसमें से 15,000 तो यहाँ पर हो गया एसेट्स को जो लॉस हुआ था, तो -15,000 यूज करने के बाद कितना बच गया, 2,45,000। बाकी किस में से करोगे, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट है। मैंने कहा था प्रीमियम को आप यूज नहीं कर सकते हो। तो 86,875 यहाँ पर आएगा टू CRR अकाउंट, दैट इज 331,875। यहाँ तक हो गया। फिफ्थ, अब हमने प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे रिडीम किए हैं, तो ये प्रीमियम कहाँ से यूज करना है, मैंने आपको बताया था पहली प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं दिया हुआ, बट हमने जो फ्रेश इशू किया उसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। तो एंट्री क्या आएगी, SPR अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 48750 ये आ गया। सिक्स्थ आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये आ जाएगा 698,750। अगर आपको ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 3 आपने करने हैं, 16 तक एक बार क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। और एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ इसी के रिगार्डिंग, आपके पास एग्जांपल है बुक में। एग्जांपल नंबर 3 आपने ट्राई करनी है, अगर 3 सेम है मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बार ट्राई करना, और ये वाला केस अभी मत करना, अलजेब्रिक इक्वेशन वाला, पेज नंबर 3.15 वाला, ठीक है। इसकी मैं सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।